नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का एक कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे शकील साजिद। बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। गढ़चिरौली, कांकेर और आसपास के इलाके में पिछले 2 दिनों में 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 140 नक्सली अकेले कल यानी 17 अक्टूबर को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हथियार डाल चुके हैं। इन नक्सलियों का नेतृत्व कमांडर रुपेश कर रहे थे और ये लोग करीब 100 से 153 के लगभग हथियारों के साथ सरेंडर करे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे बस्तर और महाराष्ट्र के माओवादी संगठनों में खलबली मच गई है। नक्सल नेता भूपति के सरेंडर के बाद से ही माओवादियों में अंदरूनी टूट शुरू हो गई थी। अब संगठन 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। यह सरेंडर सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अब नक्सली खुद भी जान गए हैं कि उनका रास्ता शायद आगे नहीं जाता। सरकार की नीतियों, सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और जनता में बढ़ते भरोसे ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे अभियान की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है कि कभी जो इलाका आतंक का गढ़ माना जाता था, आज वहां शांति, अमन, चैन लौट आया है। अबुझमाड़ और उत्तर बस्तर को पूरी तरह नक्सल हिंसा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब से जनवरी 2024 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से अब तक 2100 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को मार गिराया गया है। ये सब केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर बनाई गई रणनीति का नतीजा है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि पिछले 22 महीनों में 2110 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि अब 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य बहुत करीब है। ये सब सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 और नियत नीला नार योजना के चलते मुमकिन हो सका है। बस्तर के जंगलों में जहां पहले डर का माहौल था, वहां लोगों का शासन पर भरोसा लौटने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नक्सली शांति और विकास का रास्ता अपनाना चाहते हैं, उनका सदैव स्वागत है। सरकार ऐसे लोगों को दोबारा समाज से जोड़ने में हर तरह की मदद कर रही है और करेगी, लेकिन जो बंदूक के दम पर लोगों में डर फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बस्तर डर का नहीं, विश्वास का प्रतीक बन गया है। डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 17 अक्टूबर को जगदलपुर में जो 140 नक्सली सरेंडर किए हैं, वो एक बहुत बड़ा संदेश गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, यानी उनका स्वागत पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ किया जाएगा। जो लोग बदलाव चाहते हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। विजय शर्मा ने बताया कि और भी कई नक्सली समूह अब सरेंडर की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा बलों ने भी भरोसा जताया कि अब लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर है और जल्द ही पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि नक्सलवाद अब टूटने की कगार पर है। सरकार की नीति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और जनता के भरोसे ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें अब नक्सलियों के पास 2 ही हथियार बचे हैं। माफ़ कीजिएगा, 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटें या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं। कल जैसा कि हमने आपको बताया था, एक बहुत शानदार शख्सियत हिंदी फिल्मी दुनिया की, बॉलीवुड की अदाकारा, जो जितनी कम उम्र में आई उतनी ही जल्दी चली भी गई, स्मिता पाटिल। लेकिन छाप ऐसी छोड़ गई कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। स्मिता का नाम आते ही जहन में सबसे पहले उनकी यादें उभर कर आती हैं। गहरी बोलती हुई आंखें, वो चेहरा जो शायद बहुत सिंपल था, लेकिन उनकी अदाकारी में जो गहराई थी वो बहुत कम लोगों में होती है। सिर्फ 12 साल का उनका कैरियर रहा, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने जो मुकाम बना लिया, वो कई लोग ताउम्र कोशिश करके भी नहीं बना पाते।
अब देखिए, दो दो नेशनल अवार्ड उनके नाम हैं। पैरेलल सिनेमा की तो वो जान थी। भूमिका, चक्र, मंथन, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोगों को याद है। एक किस्सा जो बड़ा दिलचस्प है। साल था 1980, फिल्म आक्रोश की शूटिंग चल रही थी। एक सीन में ओम पुरी को स्मिता पाटिल को थप्पड़ मारना था। ओम स्मिता को बहुत इज्जत देते थे, दोस्ती थी। वो हल्के हाथ से मार रहे थे, लेकिन डायरेक्टर गोविंद निहलानी बोले, अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, असली वाला थप्पड़ मारो वरना दर्शक इस झूठ को पकड़ लेंगे। ओमपुरी ने हिम्मत की और अगली टेक में ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि स्मिता को कान में दर्द हो गया। बाद में ओमपुरी माफ़ी मांगने पहुंचे तो स्मिता मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करो, ये तो होता रहता है शूटिंग में। स्मिता प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी और दिल की बहुत बड़ी। फिल्म भूमिका से एक और किस्सा गोई है। अमरीश पुरी साहब को भी एक सीन में स्मिता को थप्पड़ मारना था। अमरीश जी डायरेक्टर श्याम बेनेगल से बोले, अगर सच में थप्पड़ मार दूं तो ठीक रहेगा। श्याम बेनेगल बोले, मार दो अगर सीन के लिए ज़रूरी है तो। और फिर वह असली थप्पड़ स्मिता को झटका लगा, लेकिन कैमरे में उनका जो रिएक्शन आया वो रियल था। बाद में बात समझाई गई और स्मिता पाटिल भी मान गई। ये चीज़ें बताती हैं कि स्मिता पाटिल के लिए सीन और किरदार सबसे पहले थे। थोड़ा पर्सनल लाइफ की बात करें तो राज बब्बर से उनका रिश्ता शादी तक पहुंचा, खूब चर्चा में रहा। लोग बातें बनाते थे, ताने मारते थे। खुद स्मिता की मां भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन स्मिता पाटिल ने सबके खिलाफ जाकर शादी की और बेटे प्रतीक को जन्म दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जन्म के कुछ ही दिन बाद स्मिता की तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया छोड़ के चली गई, सिर्फ 31 साल की उम्र में। फिल्मों में आई ये भी एक कहानी। दरअसल स्मिता पहले मराठी दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर थी। एक दोस्त के जरिए उनकी तस्वीरें डीडी ऑफिस पहुंची। वहां के हेड को तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने बुला लिया। इंटरव्यू में स्मिता से गाना सुनाने को कहा गया और स्मिता ने सुनाया बांग्लादेश का राष्ट्रगान। आवाज़ इतनी प्यारी थी कि इसी दिन फाइनल हो गई। अब एक फिल्मी किस्सा, नमक हलाल से। इस फिल्म में स्मिता ने पहली बार किसी कमर्शियल मस्ती भरी फिल्म में काम किया। गाना था आज रपट जाएं। बारिश में भीगती हुरैन का ये गाना। स्मिता जो गंभीर औरतों के किरदार के लिए जानी जाती थी, इस सीन में बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया, हौसला दिया और स्मिता ने इतने शानदार तरीके से गाना शूट किया, ऐसा लगा कि शायद ये गाना और ये डांस स्मिता पाटिल के ही लिए था। लोगों ने अफवाह फैलाई कि स्मिता बाद में रो पड़ी, लेकिन ये झूठ है। वो प्रोफेशनल थे, उन्होंने काम किया और आगे बढ़ गई। स्मिता ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक सपना देखा था। सपने में उन्हें लगा कि अमिताभ पर कोई मुसीबत आने वाली है। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और बताया। अमिताभ बोले, अरे स्मिता जी सब ठीक है। लेकिन अगले ही दिन कुली की शूटिंग में अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए और ख्वाब जैसे सच हो गया। स्मिता को सोने से ज़्यादा चांदी पसंद थी। वो चांदी की ज्वेलरी बहुत पहनती थी। कई फिल्मों में तो अपनी खुद की ज्वेलरी पहनी। और साड़ियों की बात करें तो अर्धसत्य और उम्रठा जैसी फिल्मों ने अपनी माँ की साड़ियाँ पहनी। प्यार, रिश्ते, नाते, अफवाहें, स्मिता का नाम कई लोगों से जुड़ा। राज बब्बर के अलावा सुनील भूटानी, विनोद खन्ना और जानी बख्शी जैसे नाम भी चर्चा में रहे, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को तूल नहीं दिया। वो अपने काम से पहचान बनाना चाहती थी और बना भी ली। फिल्म दर्द का रिश्ता में उन्होंने सुनील दत्त के लिए बिना फीस लिए काम किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये फिल्म सुनील दत्त ने अपनी बीवी नरगिस के कैंसर के बाद लिखी थी और स्मिता ने दोस्ती में अपना रोल किया बिना एक पैसे लिए। कुल मिलाकर स्मिता पाटिल सिर्फ एक अदाकारा नहीं, वो एक सोच थी, एक आइडियल थी। कम वक्त में उन्होंने असर छोड़ा, वो बहुत गहरा है। आज भी जब सिनेमा में औरतों की बात होती है, मजबूत किरदारों की बात आती है, तो सबसे पहले जहन में आती हैं स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल को डीए न्यूज़ शकील साजिद की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आई है जो पूरे देश के लिए फख्र की बात है और दुश्मनों के लिए सीधा संदेश भी। देश की ताकत यानी ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी बनकर तैयार हो रही है और आज इसी यूनिट से बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रवाना किया गया। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इस मिशन की शुरुआत की। मौके पर जो बातें कही गई वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान समेत हर दुश्मन देश के लिए सख्त चेतावनी थी।
राजनाथ सिंह ने जब मंच से बोला कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी ज़मीन ब्रह्मोस की रेंज में है, तो हर किसी के कान खड़े हो गए। ये एक सीधा संदेश था कि भारत अब न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि पहले से तैयार बैठा है, और ये तैयारी अब लखनऊ से भी हो रही है। दरअसल लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस न्यू दिसंबर 2021 में रखी गई थी। 11 मई 2025 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था और सिर्फ 5 महीने में यहाँ से पहला प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये बताता है कि देश की रक्षा की ताकत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस यूनिट का, एरो स्पेस यूनिट का लक्ष्य है कि हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएं। ये वो मिसाइलें जिसकी रेंज, स्पीड और ताकत देखकर दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाएं भी चौकन्नी हो जाती है। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक बन चुकी है। इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम है, सुपरसोनिक स्पीड और ज़बरदस्त सटीकता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों इसे इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब जब चाहे जंग ज़मीन की हो, पानी या आसमान की हो, भारत के पास जवाब देने के लिए ब्रह्मोस है। और ये भी राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया कि अब भारत सिर्फ रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद बनाने वाला देश बन चुका है। और यही असली आत्मनिर्भरता है। योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर कहे कि लखनऊ अब सिर्फ तहजीब का शहर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सामरिक ताकत का केंद्र बन चुका है। ब्रह्मोस यूनिट से न सिर्फ देश को ताकत मिली है, बल्कि सैकड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिला है। अभी तक इससे 40 करोड़ रुपए का जीएसटी आया और अगले कुछ सालों में बढ़कर 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी ये सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की का भी रास्ता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्रह्मोस है क्या, इतनी चर्चा क्यों? आपको बता दें कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज़्यादा। ये इतनी तेज़ी से उड़ती है कि दुश्मन को समझ आने से पहले ही तबाही मचा देती है। इसकी मारक क्षमता पहले 290 किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर और कुछ वर्जन में तो 800 किलोमीटर तक कर दिए गए हैं। इसे ज़मीन, पानी और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार दाग दी फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेल्थ तकनीक से राडार पर भी पकड़ में नहीं आती और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट से भी इसे छोड़ा जा सकता है। ऐसे में जब भारत के पास ऐसी मिसाइल है, इतनी तेज़, सटीक और ख़तरनाक, और वो भी देश में बनी है, तो सोचिए भारत की ताकत कहाँ तक पहुँच गई है। और लखनऊ अब सिर्फ नवाबी शहर या तहजीब से ही नहीं, बल्कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाएगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदलने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है। पहले भारत सिर्फ दूसरे देशों से हथियार मंगवाता था, वो खुद बना रहा है और आगे चलकर दूसरे देशों को बेचने भी लगेगा। ये अपने दोस्तों को भी मदद करेगा। असली भारत की आत्मनिर्भरता की झलक है। कुल मिलाकर लखनऊ से रवाना हुई ब्रह्मोस की पहली खेप सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, कि एक मैसेज है कि भारत अब तैयार है, तेज़ है, ताकतवर है, और कोई आंख उठाएगा तो उसका जवाब ब्रह्मोस देगा, वो भी बिना किसी चेतावनी के। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम हुआ है और शायद पहली बार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे विचार से, और इसीलिए इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं। गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें 19 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बदलाव के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कुल 26 मंत्री हो गए हैं। ये विस्तार गुजरात सरकार के राजनीतिक रणनीति और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस नए मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केवल नए मंत्रियों को बल्कि उन नेताओं को भी शामिल किया गया जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इस फेरबदल में खास बात यह कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब भाजपा में शामिल हुए अर्जुन मोढवाडिया को भी राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। यह कदम भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जो पार्टी की रणनीति को मजबूत करेगा।
सूरत के मुजारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। संघवी पहले गृह राज्य मंत्री थे और अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। पिछले मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों में से 3 कन्हूभाई पटेल, ऋषिकेश पटेल और कुंवर जी बावलिया कैबिनेट मंत्री थे, जबकि संघवी, प्रफुल्ल पानसरिया और पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य मंत्री थे। हालांकि इन सभी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने 6 में से केवल संघवी और पानसरिया के इस्तीफे स्वीकार किए, जिन्हें फिर से मंत्री परिषद में शामिल किया गया। संघवी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पानसरिया को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में नए नाम भी शामिल हुए, जिनमें भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का नाम भी है, जिन्हें राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इसके अलावा नई मंत्रिमंडल में जीतू वाघाणी, मनीषा वकील, त्रिकम बिजल छंगा, स्वरूप जी, सरदार जी ठाकुर, प्रवीण माली, पीसी बरंडा, दर्शना वाघेला, कांतिलाल अमृतिया, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, कौशिक विकारिया, रमन सोलंकी, कमलेश पटेल, संजय सिंह महिड़ा, रमेश कटारा और ईश्वर सिंह पटेल जैसे कई नाम और चेहरे पुराने शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी नए समीकरणों का परीक्षण कर रही है ताकि वह विपक्ष की ताकत, खासकर आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे सके। युवा नेता गोपाल इटालिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पाटीदार समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जो भाजपा के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो आगामी चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा में को भी गुजरात में जो प्रतिसाद मिला है, राहुल गांधी जिस ढंग से गुजरात के लिए लगे हैं, वो भी एक चिंता का सबब है गुजरात भाजपा के लिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में संतुलन बनाते हुए नए और पुराने दोनों नेताओं को शामिल किया, ताकि स्थिरता बने रहे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। लीजिए साहब, एक और शानदार शख्सियत सिमी ग्रेवाल का नाम आते ही एक ऐसा चेहरा सामने आ जाता है जो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में नजर आए, शांत, ग्रेसफुल और बहुत ही एलिगेंट। लेकिन उनके लुक्स के पीछे एक ऐसी ज़िंदगी छुपी है जिसमें प्यार भी है, अफसोस भी है और बहुत अकेलापन भी। 40 साल से सिमी ग्रेवाल अकेले रह रही है, ना शादी है ना कोई पार्टनर, जबकि उनकी ज़िंदगी में एक नहीं कई रिश्ते आए। वो बहुत कुछ गहरे थे तो कुछ अधूरे ही रह गए। उनकी शादी दिल्ली के रहने वाले रवि मोहन से हुई थी। शादी से पहले दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे, लेकिन 1979 में उनका तलाक हो गया। सिमी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पति को पूरी तरह समझे बिना शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि रिश्ता टिकने वाला नहीं है। वो कहती हैं कि शादी के बाद महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो अपना कैरियर छोड़कर घर पर या दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे, जो उन्हें कभी ठीक नहीं लगा। 17 साल की उम्र में सिमी को पहली बार प्यार हुआ। ये कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि जामनगर के महाराजा थे, ऐसा कहा जाता है, जो इंग्लैंड में सिमी के पड़ोसी थे। ऐसी भी बहुत सारी खबरें, अफवाहें जो कह लीजिए। सिमी का रिश्ता 3 साल तक चला। वो खुद कहती हैं कि एक बहुत इमोशनल और उतार चढ़ाव वाला रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिवनेस के चलते दोनों के बीच दूरियां आ गई और ये रिश्ता टूट गया। आज भी वो उस प्यार को याद करती हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था। सिमी का नाम रतन टाटा के साथ भी जुड़ा। खुद सिमी ने माना कि वो रतन टाटा के काफ़ी करीब थी। उन्होंने बताया कि रतन टाटा को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें विदेशों में रहना पसंद था। जब 2024 में रतन टाटा का निधन हुआ तो सिमी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था, आपके जाने का गम सहना बहुत मुश्किल है, अलविदा मेरे दोस्त। एक और रिश्ता जो काफ़ी चर्चा में रहा उस दौर में, कहा जाता है, सच्चाई क्या थी ये ऊपर वाला जाने, वो था मंसूर अली खान पटौदी के साथ उनका रिश्ता। पटौदी उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे और ऐसा कहा जाता है सिमी को बहुत चाहते थे। सिमी उनके मैच देखने जाया करती थी और पटौदी सिमी के फिल्म सेट पर सरप्राइज देने पहुंच जाते थे। लेकिन इस बीच शर्मिला टैगोर पटौदी की ज़िंदगी में आ गई और सिमी का दिल टूट गया। एक दिन खुद पटौदी ने सिमी से कहा अब वो किसी और के साथ है और उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है।
सिमी ग्रेवाल का नाम पाकिस्तान के नेता और बिजनेसमैन सलमान तासीर से भी जुड़ा। बताया जाता है कि ये दोनों की मुलाकात दुबई में हुई और करीब 1 साल तक ये रिश्ता चला, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। ये भी अधूरे रिश्तों में से एक बनकर रह गया। इतनी सारी मोहब्बतें, इतने रिश्ते, लेकिन आज सिमी अकेली है, ना कोई पति ना कोई साथी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सिंगल लाइफ को कमज़ोरी नहीं माना। फिल्मों में खूब नाम कमाया, असल ज़िंदगी में उन्होंने वो प्यार शायद कभी नहीं पाया जो हमेशा के लिए हो। फिर भी सिमी आज भी अपना स्टाइल, आइकॉनिक स्टाइल और गरिमा के साथ सब कुछ संभाल रही हैं, अकेली लेकिन मजबूत। और बहुत शानदार फिल्में दी उन्होंने, बहुत ही शानदार। उनकी फिल्मों में एक हाथ की सफाई का गाना विनोद खन्ना के साथ वादा कर ले साजना, और उसमें उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, और दोनों, विनोद जितने हैंडसम, सिमी उतनी ग्रेसफुल, उतनी ब्यूटीफुल, ऐसा लगता था कि ये गाना सिर्फ इन्हीं के लिए बना गया। बहुत खूबसूरत गाना, आप भी सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक और शानदार शख्सियत ओमपुरी साहब का जन्मदिन है। ओमपुरी का नाम लेते ही एक ऐसा चेहरा याद आता है जो सिनेमा की भीड़ से अलग दिखता था। ना ग्लैमर, ना दिखावे की एक्टिंग, जो भी करते पूरी सच्चाई से करते। उनका चेहरा, उनकी आवाज़ें और ख़ास तौर पे उनकी आंखें जो बोलती थी, सब कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। उन्होंने हिंदी ही नहीं, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, अंग्रेज़ी फिल्मों में भी काम किया और हर जगह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। लेकिन आज हम उनकी फिल्मों की नहीं, उनकी जन्मदिन की बात कर रहे हैं, जो उतना ही अनोखा जितने वो खुद थे। ओमपुरी के जन्म का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट, ना किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट। उनके घर वालों को बस इतना याद था कि वो दशहरे के दिन पैदा हुए थे। अब दशहरा हर साल अलग दिन आता है, इसलिए ठीक तारीख किसी को नहीं पता थी। जब उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया तो उनके चाचा ने अपनी तारीफ से एक तारीख लिखवा दी, 9 मार्च 1950। स्कूल के लिए तो काम चल गया, लेकिन ओमपुरी के मन में हमेशा अपनी माँ की बात गूंजती रही, क्योंकि माँ कहती थी तेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ। ये बात ओमपुरी के लिए बहुत मायने रखती थी। वो बड़े हुए, मुंबई आए, फिल्मों में काम कर लिया, तो उन्होंने खुद तय किया कि उनका जन्मदिन अब वही दिन होगा जिस दिन दशहरा पड़ा था। उन्होंने उस साल का कैलेंडर देखा जिस साल वो पैदा हुए थे, 1950, और पाया कि उस साल दशहरा 18 अक्टूबर को था। बस फिर क्या, उसी दिन से उन्होंने अपना जन्मदिन मान लिया। चाहे दस्तावेज कुछ भी कहे, ओमपुरी ने जो दिन चुना वही असली दिन बन गया। ये बात बताती है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से समझते और समझाते थे। वो सिर्फ दस्तावेज़ों पे भरोसा करने वाले इंसान नहीं थे, उनके लिए भावनाएं ज़्यादा मायने रखती थी। अपनी माँ की कही एक बात उन्होंने ज़िंदगी भर याद रखी और उससे अपनी पहचान बना लिया। ओमपुरी की एक्टिंग की शुरुआत मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से हुई। इसके बाद उन्हें जो पहला बड़ा ब्रेक मिला वो था आक्रोश, जो 1980 में आई। इस फिल्म ने सबका ध्यान खींचा। उनका अभिनय इतना असरदार था कि लोगों ने उन्हें एक संजीदा और दमदार कलाकार के रूप में देखना शुरू किया। फिर आई फिल्म अर्धसत्य और आरोहण, जिसने उन्होंने खुद को साबित कर दिया। इन दिनों दोनों फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ओमपुरी सिर्फ गंभीर या 8 फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने हल्के फुल्के रोल भी किया और लोगों को खूब हंसाया। हेरा फेरी, चाची 420, बेहद शानदार फिल्म जाने भी दो यारों, माला माल वीकली जैसी फिल्मों में उनकी टाइमिंग और कॉमिक सेंस बेहतरीन था। ख़ास बात ये थी कि वो कभी एक्टिंग करते हुए एक्टिंग नहीं कर रहे नहीं लगते थे। डायलॉग सुनने में बहुत साधारण लगते थे, लेकिन असर बड़ा गहरा होता था। काफ़ी संघर्ष भरा बचपन। एक वक्त उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने चाय की दुकानों पर बर्तन मांजे, रेलवे स्टेशन पर लकड़ी का सामान बेचा। उन कठिन हालातों ने उन्हें मजबूत बनाया, कभी हार नहीं मानी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और वहीं से असली ट्रेनिंग की शुरुआत की। उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उनके बेटे ईशान पुरी अब बड़े हो चुके हैं और मीडिया से दूर रहते हैं। ओमपुरी न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब काम कर चुके हैं। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, द घोस्ट एंड द डार्कनेस, गांधी जैसी विदेशी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और बेहद सराहे गए। उनके काम को विदेशों में भी बड़ी इज्जत मिली जितनी भारत में। 2017 में उनका निधन हो गया। यह खबर आई तो देश में शोक की लहर हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। उनके सीन, उनकी फिल्मों को आज भी याद किया जाता है। लगता ऐसा है जैसे वो वहीं कहीं आसपास हैं। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि आम आदमी कैसे अपनी मेहनत और सच्चाई से खास बन सकता है। आज उनका जन्मदिन है।
और ये एक ऐसा इंसान का जन्मदिन कि जिसने अपने जीवन की कहानी खुद लिखी हो। आज छत्तीसगढ़ के भाजपा के एक बड़े दमदार लीडर छगन मुंदड़ा जी का भी जन्मदिन है। ये बेहद तपे हुए नेतृत्व करता है भाजपा के और बहुत संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक भाजपा से जुड़े हैं। डीए न्यूज़ प्लस शकील साजिद इन्हें इनके जन्मदिन की बधाई देता है। भाजपा से ही जुड़े हमारे मित्र मोहन एनटी का भी आज जन्मदिन है। मोहन एनटी भी बरसों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी भाजपा के साथ ही पूरी की पूरी अपनी जितने भी संघर्ष हैं वो कर रहे हैं, अपने जितने भी कार्य हैं वो कर रहे हैं। एक और शख्सियत वो भी हमारे मित्रों में आते हैं, चंदन भट्टाचार्य, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, और वो परिवार उनके पिताजी जो शायद आज़ाद हिंद फौज के ज़माने के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके बेटे हैं चंदन भट्टाचार्य, आज उनका भी जन्मदिन है। इन सभी को डीए न्यूज़ प्लस बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। शकील साजिद की ओर से भी इन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।